इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आगे आपको बताएंगे देश में कितना कम हुआ है कोरोना का खतरा, लेकिन एक और फंगस से फैली कितनी दहशत। साथ ही आपको दिखाएंगे यास तूफान को लेकर अगले 24 घंटे में कितने भारी हैं दिन। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यास तूफान के आने से पहले तबाही ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। ओडिशा में तेज बारिश शुरू हो गई है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में रात से ही तेज बारिश हो रही है और जिले के डीएम तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं। रेस्क्यू टीम तैनात की जा रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव की वजह से चक्रवाती तूफान यस आ रहा है। इसके कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। ताजा जानकारी के मुताबिक ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी भारी बारिश हो रही है। तूफान के डर से पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों के घरों को खाली किया जा रहा है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बंगाल के ईस्ट मिदनापुर की, जहां एनडीआरएफ की टीमें समंदर के किनारे वाले इलाकों में पहुंची है और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। खतरे से आगाह किया जा रहा है लोगों को और लोगों से घर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। সবাই চলে আসুন, তোমার স্বামীটা বাড়ি আসো। 3 দিন ধরে ঝড় বর্ষা হবো, প্রবল বর্ষা হবো, প্রবল ঝড় হবো। স্বামীটা চলে আসো। স্বামীটাকে আমার অনুরোধ করছে আমার পঞ্চায়েত তরফରୁ দীঘা থানা পক্ষରୁ কেন্দ্র বাহিনী এনডিআরএফ সমস্যা আসছে আমার সেক্রেটারি দুনিয়া তরফ রয়েছে সমস্যা আসছে সমস্যা করিয়া পাই। तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, तैयारी कितनी जबरदस्त है, ये आप एनडीआरएफ से उनके ऑफिसर से सुनिए। तो 21 तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया। इस मेदिनीपुर में हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि इस जो बहुत तेज तूफान आ रहा है इससे प्रति लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। हम लोगों को गांव-गांव में जाके सबसे पहले अवेयर किए थे। अभी समय आ गया जो इस गांव को, इस जगह को खाली करके, जिसका कच्चा मकान है वो जगह को खाली करके प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर साइक्लोन सेंटर की व्यवस्था किया गया वहाँ पर ले जाने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया? अभी करीब 4 अभी लगातार जारी हो रहा है। अभी परिवार जाते ही रह रहे हैं। आप यहाँ पीछे कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पर लोग अभी भी जारी रहे। अब काउंट करके लगभग काफी लोग जा चुके हैं, करीब 50 के करीब लोग जा चुके हैं। अभी धीरे धीरे लोग और जा रहे हैं। यस तूफान से आने वाले खतरे से निपटने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। रक्षा विमानों और नौसैनिक पोतों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यस को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा है। एनडीआरएफ की 5 टीम पूर्वी मिदनापुर और 2 टीमें दीघा में लगाई गई हैं। साथ ही समुद्री इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा जा रहा है। चक्रवाती तूफान यस के मद्देनजर ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, मयूरभंज और केओंझर जिले में कोविड-19 टेस्ट, टीकाकरण और घर घर जाकर सर्वेक्षण को रोका है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, जो मीटिंग हुई थी कल अमित शाह की, उस दौरान क्या क्या बातें सामने रखी गई, खासतौर पे कोविड को मद्देनजर रखते हुए? और कोविड में एक चीज तो ये थी कि जो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसके लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, जो पावर बैकअप चाहिए, ये सारी चीजें सुचारू तरीके से रहें, ये सुनिश्चित करना एक चीज कहा गया था कि पावर बैकअप कैसे सुनिश्चित करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक रखना है। दूसरी चीज, क्योंकि वहां पे अगर स्टैंड इंडिया की बात कर रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा मिलाकर तो लगभग 24 से 25 ऑक्सीजन प्लांट हैं और उन ऑक्सीजन प्लांट से देश के दूसरे हिस्सों में अभी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, उस प्लांट में पावर बैकअप करने के लिए सुनिश्चित करना था। साथ ही जो लॉजिस्टिक सप्लाई की जो बात की जाती है कि उसमें ट्रैफिक को लेके कहीं कोई समस्या ना आए, तूफान के चलते ऑक्सीजन सप्लाई को लेके ये भी कहा गया था। और आईएमडी डिपार्टमेंट ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि बुधवार की शाम तक ये लैंडफॉल होगा, लेकिन उसके बाद फिर से रिवाइज करते हुए उनका ये कहना है कि बुधवार को दोपहर तक ये लैंडफॉल हो जाएगा।
समुद्र में लगभग 2.5 से 4.5 मीटर तक वो उसकी लहरें होंगी। और दूसरी तरफ स्पीड की बात लगातार हम लोग कह रहे हैं 160 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक से जा सकती है। तो अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो अम्फान से ज्यादा सीवियर इसको माना जा रहा है। पिछले एक दशक में अम्फान सबसे बड़ा तूफान था, लेकिन जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, इस तूफान को उससे भी ज्यादा सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। और उड़ीसा, बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड और बिहार तक उसका असर देखने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर तूफान का जो आकलन है उसके हिसाब से जो तैयारी की जानी चाहिए, पूरी तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कहना था कि तकरीबन 10 लाख लोगों को वहां से निकाला जाएगा। उड़ीसा की अगर बात कर रहे हैं तो उड़ीसा प्रशासन एकदम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है। डीआईजी और आईजी लेवल के 5 अतिरिक्त अधिकारियों को उन 5 जिलों में तैनात कर दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि कम से कम नुकसान हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत से भागकर एंटीगुआ में रह रहा भगोड़ा मेहुल चौकसी लापता हो गया है। यह खबर चौकसी के वकील विजय अग्रवाल के हवाले से आई है और विजय अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि मेहुल चौकसी लापता है और एंटीगुआ पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वकील के मुताबिक मेहुल चौकसी के घर वाले बेहद परेशान हैं, उनको खुद पता नहीं चल पा रहा है कि मेहुल कहां है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी नीरव मोदी के रिश्तेदार हैं। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, आपके पास और क्या जानकारी है इस खबर पर? देखिए हमें जो एंटीगुअन मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि रविवार को उनको देखा गया था, वो अपनी गाड़ी से सदर्न एंटीगुआ की तरफ उस रीजन में उनको देखा गया था। लेकिन उसके बाद जो है उनकी गाड़ी तो मिली लेकिन मेहुल चौकसी का कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस वहां उनकी तलाश जो है वो लगातार कर रही है, लेकिन रविवार से अभी तक कोई भी उनकी वेयरअबाउट्स का पता जो है पुलिस को नहीं लग पाया है। मेहुल चौकसी नीरव मोदी के रिलेटिव हैं और हमें पता है कि पीएनबी बैंक घोटाला जो हुआ था उसमें 13,500 करोड़ का घोटाला था, उसमें दोनों जो है वो रडार पे थे। तो अभी जो है इस रविवार से वो नहीं मिल रहे हैं। एंटीगुअन सिटीजनशिप उन्होंने ली थी और वहीं वो रह रहे थे, लेकिन अभी पुलिस उनकी तलाश जो है लगातार कर रही है वहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक और राहत देने वाली खबर, देश में कोरोना की लहर का असर अब कम होता दिख रहा है। लगभग 40 दिन बाद कोरोना के मामले एक दिन में 2 लाख से कम मामले मिले हैं और 14 अप्रैल को 1,99,000 मामले सामने आए थे और अब 24 घंटे में 1,95,685 मामले सामने आए हैं। मरने वालों के आंकड़ों में भी जबरदस्त कमी आई है और 24 घंटे में 3,496 मरीजों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट जो 21% हुआ करता था वो अब 11% के करीब है। दिल्ली के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या घट रही है। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा मामले कल कर्नाटक और तमिलनाडु से मिले हैं। तमिलनाडु में करीब 34,000 मरीज मिले और कर्नाटक में 25,000। उधर 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 1,550 मामले सामने आए और उत्तर प्रदेश में 3,894। बात करेंगे संवाददाता कुमार सोनू से। कुमार, जिस तरह से दिल्ली में जो केसेस कम हुए हैं उसका असर अब वैक्सीन और साथ ही दवाई और ऑक्सीजन पर किस तरह से पड़ा है? देखिए बिल्कुल लगातार मामले घट रहे हैं। दिल्ली की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो या पूरे देश की बात हो तो अमित सबसे कम मामले जो हैं इस वक्त दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले इस सेकंड वेव में 7 मई को आए थे जब 4,14,000 का आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का क्रॉस कर चुका था। लेकिन अब पिछले 14 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार मामले कम हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पॉजिटिविटी रेट अब अगले कुछ और दिनों में जो है इसका पॉजिटिविटी रेट कम हो जाएगा। तो इससे देश में राहत की बात तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड वेव से भी हमें सीख लेने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति को सीख लेने की जरूरत है। किसी तरह की कोई ढिलाई ना करें क्योंकि ये ना समझे कि कोरोना देश से चला गया। तो लिहाजा मास्क जरूर पहने, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए उससे एक राहत जो है लोगों को, देश के लोगों को, देश की राजधानी के लोगों को, तमाम राज्य के लोगों को जरूर मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना की सेकेंड वेव तो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अब कोरोना की थर्ड वेव को लेकर चिंता बढ़ी है। कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे और थर्ड वेव से पहले ही कई राज्यों में बच्चों पर कोरोना का असर अब दिखने लगा है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। कोरोना की सेकेंड वेव में 1 अप्रैल से 15 मई तक यानी महज 1.5 महीने में उत्तराखंड में नवजात बच्चों से लेकर 10 साल तक की कम उम्र के 1,000 से ज्यादा और 10 से लेकर 19 साल उम्र तक के 3,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि ज्यादातर बच्चों में कोरोना के जो माइल्ड सिम्टम थे वो घर पर ही रहकर ठीक हो गए।
राजस्थान में भी बच्चों में कोरोना का असर दिख रहा है। राजस्थान के भरतपुर से 612, दौसा में 341, डूंगरपुर में 325 और बांसवाड़ा में 815 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले इन घरों के बड़े लोगों को कोरोना हुआ, जिसके बाद उन बच्चों में भी बीमारी फैल गई। दौसा में हमें एक ऐसा परिवार मिला जहां एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। अब बच्चे भी इस घर में कोरोना पॉजिटिव हैं। बच्चों पर कोरोना का अटैक तो हुआ है, लेकिन तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा टारगेट होंगे, ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर रहे हैं तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों की डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं वो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी है, कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हेल्दी बच्चों में बहुत माइल्ड इलनेस हुए और मेजॉरिटी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दौसा हो या फिर डूंगरपुर हो, ये जो बच्चे जो इन्फेक्ट हुए थे उनकी वजह क्या नजर आई? देखिए, जितने भी बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं इनके घर में लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उसी की वजह से ये इन्फेक्टेड हुए, जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है। दौसा में लगभग 341 है, 600 से ज्यादा बच्चे भरतपुर में, डूंगरपुर में, फतेहपुर, सीकर, बांसवाड़ा, ये तमाम इलाके हैं जहां पर अब बच्चे बहुत तेज रफ्तार से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि दौसा में जहां पर जो बच्चे संक्रमित हुए थे उनमें से अधिकांश बच्चे रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन एक और आंकड़ा ये भी है कि मार्च से मई तक के सीकर इलाके में 1700 से ज्यादा, यानी 0 से लेकर 18 साल के जो वयस्क के, ये आंकड़ा आया है सामने, जो संक्रमित हुए थे और वो हालांकि रिकवर भी हो गया है। गनीमत की बात यह है कि कोई सीवियर कुछ ऐसा सिम्टम नहीं देखने को मिला है, असिम्टोमेटिक और थोड़ा बहुत जो आइसोलेट होने के बाद जो बच्चे कहीं सही हो चुके हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा लेकिन राजस्थान में अभी भी बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह राहत की बात है कि बच्चों को कोरोना से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन खतरनाक बात यह है कि अब न्यूबॉर्न बेबीज को भी कोरोना हो जा रहा है। हैदराबाद में महज 8 दिन के बच्चे को कोरोना हो गया। असल में उसकी मां कोरोना पॉजिटिव थी। 28 हफ्ते में ही, यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। जन्म के वक्त बच्चों का वजन सिर्फ 1 किलो था। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसका वजन और कम हो गया। बच्चे को कोविड आइसोलेशन वार्ड के आईसीयू में वेंटिलेटर के सहारे रखा गया। करीब 1 महीने बाद बच्चे की सेहत में सुधार हुआ है। बात करेंगे संवाददाता टी राघवन से। राघवन, ये खबर तो अच्छी है कि जो बच्चा है वो ठीक होता जा रहा है, लेकिन आखिरकार इतने नवजात बच्चे क्यों चपेट में आ रहे हैं? जी देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब पूरा का पूरा परिवार इस सेकेंड वेव में पॉजिटिव हो रहा है तो बच्चे भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। सिर्फ अगर कर्नाटक की बात कर लें तो पिछले 2 महीनों में 40,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं 0 से 9 साल की उम्र के और 1 लाख से ज्यादा बच्चे 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे जो हैं कोविड संक्रमित सिर्फ कर्नाटक में हुए हैं, और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछले साल संक्रमण की संख्या भी कम थी, पिछले साल भी बच्चे संक्रमित हुए थे, अगर औसत निकालेंगे तो लगभग समान है, लेकिन आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। तेलंगाना सरकार ने भी ये कहा है कि थर्ड वेव में अगर बच्चे ज्यादा संक्रमित होने का खतरा है, हालांकि अब तो इस बात से इनकार कर दिया गया, लेकिन दोनों ही राज्य सरकारें, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना सरकार हो, इसकी तैयारियां कर रही है। स्पेशल पीडियाट्रिक कोविड वार्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कोरोना का खतरा तो है, लेकिन बचने का उपाय भी है। जरूरी है वैक्सीनेशन। शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स तक पहुंचते हैं, लेकिन मुसीबत गांवों को लेकर है। गांव में लोग वैक्सीनेशन को लेकर डरे हुए हैं। कई तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में गांव वालों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है। ऐसी खबरों से कोरोना के खिलाफ जंग अब कमजोर पड़ता। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही है, लेकिन इसके बाद भी गांव वाले वैक्सीन लगाने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। बाराबंकी के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो लोग घरों से भागकर नदी के किनारे चले गए। यह गांव सरयू नदी के किनारे बसा है। जब हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग गांव वालों को समझाने गए और नदी किनारे पहुंचे तो गांव वाले डर के मारे नदी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल गए। असल में गांव में अफवाह फैलाई गई है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है। गांव वालों में यह अफवाह इतना ज्यादा घर
कर चुका है कि उनको जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले समझा रहे थे उसको समझने के लिए तैयार नहीं हुए और जब उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए यानी कि टीका लगाने के लिए कहा गया तो वो भाग निकले। आए से सब लोग तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे, टीका वगैरह नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। अच्छा, तो डर क्या है? अब मालूम हमको क्या है, किस लिए डर है। अब उन लोगों को मालूम होगा क्या क्या इंजेक्शन लगता है। वो लोग सब गाँव वाले बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगने बाद में मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। कोई नहीं सोचना मिले तो अचानक कई लोग आए और सुई लगाने लगे पकड़ पकड़ के, और बता रहे हैं कि सुई लगाने से आदमी जिसको सुई लगता है वो आदमी जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। सब डरा रहे हैं भाई, अगले काम में हो गया है तो इसलिए आदमी सब डर रहे हैं। सुई लगाने पर आदमी खत्म हो जाते हैं। साथ समस्या सिर्फ अफवाह नहीं है, वैक्सीन करने वाली जो टीम पहुंच रही उन पर भी हमला हो रहा है, जानलेवा हमला। घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन के मालीखेड़ा गांव की है। तहसीलदार की अगुवाई में मोबाइल वैक्सीनेशन टीम गांव पहुंची थी। मकसद था गांव वालों को वैक्सीन लगाना, लेकिन गांव वाले तैयार नहीं हुए। वजह यही थी, वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है कि जिसको वैक्सीन लगता है कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है क्योंकि इसमें जहर है। अब जब लोगों को समझाने की कोशिश हुई तो लोग समझने के बजाय उलझ गए और जो टीम पहुंची थी उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मालीखेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है और हमारी जवाबदारी कौन लेगा। तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। ये देखिए भीड़ और लग गई ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, बिहार से तो बहुत ही अजीब खबर आई है। कैमूर जिले के गांव में जब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो लोगों ने कहा कि कोरोना कोई वायरस नहीं है, कोरोना एक बाबा है जो नाराज हो गए हैं और कोरोना बाबा के गुस्से के कारण ही लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैरान रह गए। बुलावल गए लोग अबे नहीं किए। क्या बोलत रहे हैं? कहते कि नहीं हम लोग को कोरोना नहीं होगा। कोरोना बाबा, अच्छा, कोरोना एक बाबा हम लोग को कोरोना ना है। हम लोग को खून जर रहा है घाम में कूदी, हम लोग को कोरोना नहीं है। ये एसी कूलर पंखा में रहता वही को है। कोरोना कहाँ है दिखाइए। लोगों को तो टीका जो नहीं लगवा रहा है वो कोरोना से मर रहा है, जो टीका लगवा रहा है वो तो सेफ हो रहा है। कौन आपको बता दिया? टीका लगवा रहे हैं वो मर रहे हैं, टीका नहीं लगा रहे हैं तो वो कहाँ मर रहे हैं। यहाँ हम लोग प्रेरित किए तो 10 लोग लिए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग है जो कहने को बोलता है कि ये सुई से हम नहीं लेंगे, सुई से गांव खबर आ रहा है कि मर रहा है सुई जो लगाता है। अच्छा, इसी के डर से ये लोग नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर दिनों दिन कमजोर पड़ने लगी है। देश में कोरोना के नए केस भी तेजी से घट रहे हैं, लेकिन इस दौरान फंगल इन्फेक्शन ने सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस भी आया है। इनमें से ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5424 मामले सामने आए हैं। इनमें से 4556 मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों को पहले कोरोना हुआ था, बाकी मामलों में नहीं है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात और महाराष्ट्र से मिले हैं। गुजरात में 2165, महाराष्ट्र में 1188 और यूपी में 663, मध्य प्रदेश में 590, हरियाणा में 339 और आंध्र प्रदेश में 248 मामले आए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ENT स्पेशलिस्ट ने येलो फंगस यानी कि म्यूकर सेप्टिक्स मिलने का दावा किया है। गाजियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी के पास एक पेशेंट आया। डॉक्टर त्यागी ने पेशेंट का CT स्कैन किया जिसमें उसकी हालत नॉर्मल मिली, लेकिन जब पेशेंट की एंडोस्कोपी की गई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। इस मरीज में डॉक्टर को एक साथ 3 कलर के फंगस दिखे। मरीज में ब्लैक, व्हाइट और येलो ये तीनों फंगस एक साथ मिले। डॉक्टर त्यागी का कहना है कि येलो फंगस आमतौर पर रेंगने वाले जंतुओं यानी कि रेप्टाइल्स में मिलता है। यह फंगस आमतौर पे छिपकली में भी पाया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि यह पहला केस है जिसमें येलो फंगस इंसान में मिला है। यह फंगस इंसान के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ अहमदाबाद से, इसके अलावा संजय शाह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले संजय, आप ही बताएं कि ये येलो फंगस क्या है, किस बारे में क्या पता लगा?
जी बिल्कुल, अभी तक जो तैयारी चल रही थी राज्य सरकारों की ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर चल रही थी, लेकिन जैसे ही येलो फंगस का मामला सामने आया उसके बाद लोगों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो वो लोग संक्रमित इससे हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर येलो फंगस पाया गया है जिनको पहले से या तो कोरोना था या फिर उनका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जिस मरीज में ये फंगस सामने आया है उस मरीज को जब हॉस्पिटल लाया गया था तो उसका शुगर लेवल 600 से ज़्यादा था, जिसके बाद ये जांच की गई। जांच करने के बाद उसके अंदर ये तीनों तरह के फंगस उसके अंदर पाए गए हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि ये येलो फंगस काफ़ी घातक है और ये चूंकि शरीर के अंदर ही पैदा होता है, जिसको लेकर जब लोगों में कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है तो इस तरह के कमजोरी होने पे लेकिन संजय, ये तो बहुत ही मतलब हैरानी की बात है कि एक ही व्यक्ति के अंदर तीन तरह के जो फंगस मिल रहे हैं, वाकई में चिंताजनक है। लेकिन गुजरात में क्या हालात है? निर्णय आपके पास क्या अपडेट है और साथ ही साथ क्या वहां पर भी कुछ और केसेस सामने आए हैं अब? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि केसेस आने का सिलसिला लगातार जारी है गुजरात में। इस वक्त मैं आपको बता दूं जो 5-6 जो बड़े शहर हैं, सिर्फ इन्हीं के हॉस्पिटल्स में इस वक्त करीब 1600 पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। ऑफिशियली ये फिगर हमें मिले हैं इन हॉस्पिटल्स से। 1600 पेशेंट्स का सिर्फ अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, भावनगर और जामनगर जैसे शहरों में जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इलाज चल रहा है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो दूसरे सब सेंटर्स हैं वहाँ पे भी कई पेशेंट एडमिट हैं, कई पेशेंट वेटिंग में हैं। और मैं आपको बता दूं अहमदाबाद में इस वक्त हालत ये है कि दवाइयों के क्राइसिस के साथ साथ अब सर्जरी का भी क्राइसिस खड़ा हो रहा है, क्योंकि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल जो मेडिसिटी में स्थित है, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके तमाम के ओटी इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स इस वक्त यूज़ किए जा रहे हैं और 140 पेशेंट अभी भी सर्जरी के लिए वेटिंग में हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बीमारी की ग्रेविटी कितनी बढ़ गई है कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर। और वाकई में बहुत ही चिंताजनक है कि एक तरफ जहां कोरोना से लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब फंगस ने भी लोगों को परेशान करके रख दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी गई डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार ने गाइडलाइंस फॉलो करने का 3 महीने का वक्त दिया था, जो आज खत्म हो जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा। कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा। शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। हर महीने शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। कंपनियां अगर 26 मई यानी कि आज से नियमों का पालन नहीं करती है तो भारत के मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ट्विटर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा यूजर मौजूद है भारत में। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए कौन बनेगा सीबीआई का नया निदेशक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।